नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो जिस पेपर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, वो है पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा आयोजित यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा आयोजित सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ग्रुप बी यानी कि एपीयू के एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया था 19 जनवरी 2023 को। इस पेपर को हमारे साथ शेयर किया है संजय कुमार जी ने और राजीव शाह ने। तो उन सभी का धन्यवाद। और पेपर जो है वो आपके स्क्रीन पे है। उस पर क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन में 110 पेपर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो वो 90 से चलिए हम पहले से चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पे। हम आ गए हैं इंस्ट्रक्शन पे। देखिए ये 2 घंटे का पेपर है। 19 जनवरी को आयोजित किया गया था, 100 मार्क्स का है। लेकिन इसमें ये पेपर जो है वो 3 पार्ट में बांटे गए हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। पार्ट 1 में जो है वो आपके लिए जो है पार्ट 1 जो है वो हम 1 to 90 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कंपलसरी हैं। ठीक है, और 91 से 100 तक और 101 से लेके 110 तक पार्ट 3 में दिए गए हैं। इन दोनों में से कोई एक ही पार्ट को सॉल्व करना है। और अगर आपने 91 से लेके 100 तक का सॉल्व कर लिया है और 101 से लेके 110 तक सॉल्व कर लिए, तो 91 से 100 के बीच के ही क्वेश्चन को एवेलुएट किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। ठीक है, मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो है सवाल नहीं, इंफॉर्मेशन है, वो है रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इनकरेक्ट अगर आंसर है आपको तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपको काट लिए जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश वर्जन, जो हर एग्जाम के लिए है कि अगर कुछ भी स्पष्ट आपको लगे तो इंग्लिश वर्जन को ही माना जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है, ये सीबीटी एग्जामिनेशन नहीं है। जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन के अंदर देख रहे हैं जो पॉइंट 9 है, कृपया उत्तर का सही विकल्प कैपिटल लेटर जैसे ABCD में ही लिखें, यानी कि ये मैनुअल है। तो चलिए हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं। हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि 50-55 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से साउंड वगैरह गायब हो जाते हैं। तो चलिए हम पहले 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1/1/2022 को महंगाई भत्ते की दर क्या थी उनके लिए जिन्होंने छठे CPC के अनुसार, यानी छठे वेतन आयोग के अनुसार, पे कमीशन का सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार वेतन लेने का विकल्प चुना है। What was the rate of DNS allowance DA on 1st January 2022 for those who opted to draw salary as per 6 CPC? ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक पत्र आया था जो 7 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था सरकार की तरफ से। उसके अनुसार जो महंगाई भत्ते की दर थी वो 196 से बढ़कर 203% तक बढ़ गई थी। तो हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कारीगर श्रेणी में ट्रेड टेस्ट द्वारा पदोन्नति का मामला किस मास्टर परिपत्र यानी कि मास्टर सर्कुलर संख्या में विवेचित है? इन विच मास्टर सर्कुलर प्रमोशनल इशू थ्रू ट्रेड टेस्ट इन आर्टिजन कैटेगरी इज डिस्क्राइब। तो यहाँ पे मास्टर सर्कुलर नंबर 43 जो है वो इसको डील करता है, वो डायरेक्ट सवाल है। मास्टर सर्कुलर नंबर 48 जो है वो कैजुअल लेबर से है। ठीक है, कैजुअल लेबर से है। और मास्टर सर्कुलर नंबर 37 जो है वो प्रमोशन ऑन नॉन गजेटेड ग्रुप सी स्टाफ टू नॉन सिलेक्शन पोस्ट पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये 37 हो गया। 28 जो है वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट। ये मास्टर सर्कुलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ें। ये CR से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, APR से। तो ये एक इम्पोर्टेंट मास्टर सर्कुलर आपके लिए आज बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कारखाना अधिनियम की किस धारा में वैधानिक कैंटीन के प्रावधान का वर्णन किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूटरी कैंटीन इज डिस्क्राइब। तो इसके अंदर मामला ये है कि 46 नंबर का जो सेक्शन है ना, वो इस बारे में बताता है कि क्या ये होंगे, जैसे कि
250 के ऊपर ये होंगे तो वो आपको बताता है, ये बताता है, ठीक है। इसके अलावा जो इस सेक्शन जो है 48 जो है वो क्रेंचेस यानी कि जो महिलाओं के लिए जो बच्चे के पालना वगैरह होती है ना, उसके बारे में है। ठीक है, अभी पहले 50 था, अभी 30 अगर महिलाएं हो जाती हैं तो वो इसके अंदर आता है। जरूरी है इनका ये करना। ठीक है, ये फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1948 जो है वो 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ था। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो आगे आपको कभी-कभी फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सेक्शन जो 47 जो है, 47 यहाँ पे वो कहता है कि शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम जो है वो इसके अंतर्गत किए जाएंगे। और मास्टर सेक्शन, सॉरी मास्टर बोलता हूँ, सॉरी, सेक्शन जो 49 जो है वो वेलफेयर ऑफिसर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड सवाल आने ही वाले हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो एपीयू की तैयारी करते दौरान फैक्ट्री एट को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। अभिरुचि जांच किस संरचना श्रेणी के पद से संबद्ध नहीं है? इन विच से सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इज नॉट एसोसिएटेड। तो स्टेशन मास्टर और लोको पायलट्स के लिए आयोजित किए जाते हैं, गार्ड के लिए नहीं किए जाते हैं। ठीक है, गार्ड के लिए कोई ये नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम बाल श्रम की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है? तो ये क्या है कि 22A जो करता है वो सही इसका आंसर है। ठीक है, 15A में आपको पता ही है, सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंडेशन से रिलेटेड है। 18A जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन रिलेशन ऑफ द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजेक्शन विथ फॉरेन सिटीजन से रिलेटेड है। ठीक है, 13A आपको पता ही है कि ये डाउरी से रिलेटेड है। तो आई होप कि चारों ऑप्शन को हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। पूर्व मध्य रेलवे के विधिवत प्रचालन होने के दिन ही किस दूसरे क्षेत्रीय रेलवे को विधिवत प्रचालित किया गया था? Which other railway zone was also formally operationalized on the same day the East Central Railway was formally operationalized? तो एक्चुअली क्या है कि 1 अक्टूबर 2002 को जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR जो है वो जयपुर, वो ये भी मतलब प्रचालन में आया था। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एनसीआर 2003 में आया था। ठीक है, हाँ, एनसीआर 3 में आया था। एनसीआर ईस्ट कोस्ट रेलवे भी आया था 3 में। एसडब्ल्यूआर भी 2003 में आया था, यानी कि तीनों जो हैं वो 2003 के वाला है। मतलब एक्चुअली 1/4/2003 से ये ऑपरेशन में आए हुए हैं और ये आया हुआ है 1 अक्टूबर। अगर मैं गलत होऊंगा तो इसे आप करेक्ट करें, 2002। ठीक है, तो ये और अपना पूर्व मध्य रेलवे, ये दोनों इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, एक सवाल आएगा या आ भी रहा है। फेयरली पैलेस, फेयरली पैलेस किसका हेडक्वार्टर है? तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये 14 अप्रैल 1952 से संबंधित है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फेयरली पैलेस किसका हेडक्वार्टर है, किस जोन का। ठीक है, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा वर्क्स एजुकेशन स्कीम को प्रशासनिक तौर पर देख रेख की जाती है? वर्कर्स एजुकेशन स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये सवाल का जवाब यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब लागू किया गया था? व्हेन वाज ऑल इंडिया सर्विस एक्ट इनेक्टेड? तो ये 1951 में किया गया था, सही है। और यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि 3 जो हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं, IAS है, IPS है और IFS है। ठीक है, ये 3 प्रेस्टिजियस सर्विस हैं जो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट, ऑल इंडिया सर्विस को ये करते हैं। ठीक है,
ये एक्चुअली ये जो एक्ट है वो एक्चुअली बताता है कि जो रेगुलेट जो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन जो है वो चाहे अपॉइंटमेंट है या फिर उसमें है, वो कॉमनली यूनियन और स्टेट के गवर्नमेंट के जो होते हैं उसके लिए एक साथ ही ये है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली यही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिए। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 को कितने भागों में वर्णित किया गया है? इन हाउ मेनी पार्ट्स रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 इज डिस्क्राइब्ड? तो एक्चुअली ये 7 पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट पार्ट में है जनरल है, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, डिफिनेशन, एप्लीकेशन या एप्लीकेबिलिटी जो बोलते हैं उसको भी आप समझ सकते हैं, जो पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में सस्पेंशन है, पार्ट 3 में पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है, पार्ट 4 में जो है वो प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज है, एंड एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी इसी के अंदर आता है। 5 में अपील्स हैं, पार्ट 5 में जो है वो अपील्स है, एंड 6 में हाँ 6 में जो है रिवीजन एंड रिव्यू है, और पार्ट 7 जो है मिसलिनियस है, जिसमें सर्विस ऑफ ऑर्डर्स, नोटिस, रिपल और सेविंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ आते हैं। तो ये टोटल 7 पार्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार बताया है कि ये आपको 1 नंबर हमेशा दिलवा सकता है। एसएफ जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं, उनको काफ़ी माइंडफुली माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 में दस्तावेज निरीक्षण के अनुरोध को किस मानक फॉर्म द्वारा अस्वीकार किया जाता है? तो देखिए, SF4 जो है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है, SF5 जो है मेजर पेनल्टी है, SF6 जो है ये है रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू रिस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, जो हमारा आंसर है। ठीक है, अब SF9 जो है वो नॉट प्रिंटेड या डिलीटेड आप मान सकते हैं। SF12 जो है वो कहता है कि मेमोरेंडम वेयर एक्शन इज प्रपोज अंडर रूल नंबर 14(1). ठीक है, तो SF12 का इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि SF1 इज ए ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, SF2 इज ए ऑर्डर ऑफ डिससस्पेंशन, SF3 इज ए सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय, SF4 is the revocation of suspension, SF5 is a charge sheet for major penalty, SF6 is a refusing of permission to inspect the document, SF7 is a appointment inquiry officer or board of inquiry, SF8 is a appointment presenting officer, and SF9 not printed या deleted मान सकते हैं, SF10 is a disciplinary action in common proceedings, SF10A appointment inquiry officer in common proceedings, SF10B appointment of presenting officer in common proceedings, SF11 is a charge sheet for minor penalty, SF11B is a charge sheet for initiation of minor penalty in case where inquiry is essential, SF11C for making disciplinary action for minor penalty where the charge sheet for major penalty was initially issued, SF12 is a memorandum where action is proposed under rule number 14(1). ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। SF13 भी होता है परमिशन फॉर प्रेसिडेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर एक्शन टेकिंग अगेंस्ट द रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अलावा 14 होता है, SF14 भी होता है, जो चार्ज शीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय है। ठीक है, तो ये टोटल 14 फॉर्म्स हैं जिनको याद करना इजी है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। खंडित शिफ्ट यानी कि स्प्लिट शिफ्ट में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक शामिल होने पर अधिकतम रोस्टर अवधि कितने घंटे की होगी? हाउ मेनी आवर्स विल बी मैक्सिमम रोस्टर पीरियड इन्वॉल्व इन स्प्लिट शिफ्ट when 10 PM to 6 AM is included in duty hours? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे मैं चाहूँगा कि आप अगर सही है तो कमेंट करके बताएं, और अगर गलत है तो इसको सही करने का सही चीज़ बताएं। मेरे हिसाब से जो 12 आवर्स है इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, यही सही आंसर है मेरे हिसाब से। अब आप बताएं कि ये सही है या गलत है। इसके बाद अगर मुझे मौका मिला तो या मुझे याद रहा तो मैं किसी और अगर इस तरह का सवाल आते हैं तो उसमें हम इसके रीजन बिहाइंड द क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे हैं। मृत्यु उपदान का मामला पेंशन नियम 1993 के किस नियम में वर्णित है? डेथ ग्रेजुटी इशू इज डिस्क्राइब इन विच रूल ऑफ पेंशन रूल 1993? तो ये 70 के अंदर डिस्कस किया गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, रिटायरमेंट
ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी पेबल अंडर सब रूल 1 ऑफ द रूल नंबर 70, यही उसके अंदर डिस्कस किया गया है। रूल नंबर 72 जो है वो डेबेरिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम रिसीविंग ग्रेजुटी है, ठीक है। रूल नंबर 75 जो है फैमिली पेंशन स्कीम फॉर रेलवे सर्वेंट 1964 है। और डी में जो 78 है उसमें प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आ गए हैं। रेल सेवा पेंशन नियम 1993 के अंतर्गत किस नियम के द्वारा सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के अंदर ग्रुप ए रेल सेवकों के वाणिज्यिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है? Which rule of the Railway Servant Pension Rule 1993 related to Group A officers seeking commercial employment within 1 year of retirement? रूल नंबर 9, रूल नंबर 10, रूल नंबर 11। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रूल नंबर 11 में है, ठीक है, क्योंकि यही इसका सही आंसर होगा। कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट से रिलेटेड जो रूल नंबर है वो रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 9 में कहा गया है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू होल्ड और विथड्रॉ द पेंशन है, ठीक है। रूल नंबर 10 में है प्रोविजनल पेंशन वेयर डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बी पेंडिंग। तो ये इसके अंदर 3 ऑप्शन है जिनको मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि जोनल ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर जोनल रेल ट्रेनिंग सेंटर या रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब कर दिया गया? व्हेन वाज जोनल ट्रेनिंग सेंटर रीनेम्ड एज जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट JRTI? तो ये 2003 में किया गया था। आरबी नंबर 198 बाई 2003, यही इसका सही आंसर है। आरबी नंबर 198 बाई 2003 को इसके अधिक ज्ञानवर्धन नॉलेज एनहांस के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पे आ गए हैं। भारतीय रेलवे के पहले अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो विनोद कुमार राय जी थे। विनोद कुमार राय का नियुक्ति जो है वो 2019 में किया गया था और जब इनको सीईओ बनाया गया था तो रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। तो उस वक्त इनको सीईओ दिया गया था 2020 के अंदर, सितंबर 2020 में ये सीईओ बने थे। मेरे ख्याल से 3 सितंबर है, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। पूर्ववर्ती ग्रुप डी के सीधी भर्ती कोटा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत कितना है? What is the percentage of reservation prescribed for ex-servicemen in the direct recruitment quota of erstwhile ग्रुप डी? तो देखिए ग्रुप डी के लिए जो है वो 20% है, ठीक है, और ग्रुप सी के लिए जो है वो 10% है एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय रेलवे में प्रयोग के तौर पर सबसे पहला पेंशन अदालत कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1/8/1986 को नॉर्दर्न रेलवे ने आयोजित किया था। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आंसर यही है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि पेंशन अदालत से रिलेटेड मास्टर सर्कुलर आप कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा मास्टर सर्कुलर है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है चालकों एवं गैंगमैन के लिए सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति स्कीम सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम कब से लागू की गई थी? तो ये जो है वो 2/1/2004 से लागू किया गया था, जो ऑप्शन ए में है, ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज नॉट सिचुएटेड? तो ये नई दिल्ली में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट APR किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2019 में, ठीक है, 2019 में शुरू किया गया था। और अगर फाइनेंशियल ईयर पूछे तो 2018 और 19 जो ऑप्शन बी में है यही इसका सही आंसर होगा। एक और बात बताना चाहूंगा कि APR काफी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है,
आने वाले एग्जामों के लिए। तो इसके लिए आरबी नंबर 09/2019 का अध्ययन आपके लिए उचित रहेगा। ये एडवाइस किया जाता है कि आरबी नंबर 9/2019 आप पढ़ें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधीक्षक एक रेल सेवक है? इज चेयरमैन कम सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड ए रेलवे सर्वेंट? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, सी यस टिल ईयर 2022, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन का मामला आपको लगता होगा, पर अध्यक्ष समूह मुख्य कार्यकारी अधीक्षक जो है वो रेल सेवक ही हैं और ये भारत सरकार के पदेन सचिव भी कहलाते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अधिवार्षिता के मामले में सामान्य किराए पर रेल क्वार्टर को बनाए रखने की अवधि क्या है? तो अधिवार्षिता पे जो है वो आपको 4 महीने तक मिलेगा। नॉर्मल ट्रांसफर पे 2 महीने मिलता है, 4 महीने डबल रेंट पे मिलेगा। ठीक है, और भी इस रिटेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर जो है एक महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेल सेवक अनुशासन अपील नियम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1968 को जब लागू किया गया था तब से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, When was railway servant discipline and appeal rules come into force? तो 1 अक्टूबर 1968 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेल सेवा आचरण नियम से ही सुमेलित है? तो रूल नंबर 9 जो है वो है सरकार की आलोचना। ठीक है, रूल नंबर 13 जो है 13 ये दहेज का है, लेकिन 13 जो है वो उपहार से, गिफ्ट से रिलेटेड है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। अब देख लेते हैं रूल नंबर 12 जो है वो सब्सक्रिप्शन से है, यहाँ दैट मीन्स इज द राइट आंसर। ठीक है, रूल नंबर 5 जो है वो है मतलब राजनीति में भाग नहीं लेने से रिलेटेड है, क्योंकि ये सरकार की आलोचना रूल नंबर 9 में है यहाँ पे। ठीक है, डायरी प्रोविजन जो है वो 13A में है और डोमेस्टेशन जो है वो 7 में आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। संघ के सिविल सेवा के पद पर कोई व्यक्ति माननीय राष्ट्रपति के प्रसारण पर्यंत तक पद पर बना रह सकता है। यह प्राधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से व्युत्पन्न होती है? ए पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट इन द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन कैन होल्ड ऑफिस अप टू द प्लेजर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इज दिस ऑथोरिटी डिराइव्ड? तो ये एक्चुअली क्या है कि 310 आर्टिकल 3 310 ही होना चाहिए, इसमें दिया गया है। ठीक है, हाँ 310 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संविधान की किस धारा के पालन हेतु चार्जशीट जारी करना उचित है? फॉर कंप्लायंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए चार्जशीट इज नीडेड टू बी इशूड? तो आर्टिकल 3112 में इसका जिक्र किया गया है, जो ऑप्शन बी में है। हम आगे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। वरीय वेतनमान के अधिकारियों के त्यागपत्र की स्वीकृति हेतु कौन प्राधिकृत है? तो देखिए, सीनियर स्केल ऑफिसर के लिए जो है अप टू सीनियर स्केल ऑफिसर के लिए जीएम के पास जाता है, और अगर सीनियर स्केल से ऊपर यानी कि जेजी से लेके और जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए रेलवे बोर्ड जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए कि जनरल मैनेजर जो हैं
अप टू सीनियर स्केल ऑफिसर तक के रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जेएजीज और उसके ऊपर के अधिकारियों के लिए रेलवे बोर्ड पे जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पेंशन नियम 1993 के किस नियम में अनुकंपा भत्ते का वर्णन किया गया है? तो ये एक्चुअली 65 रूल नंबर 65 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। 63 में जो है 63 जो है वो कंपनसेट रिटायरमेंट पेंशन है। ठीक है। 72 डिवेरिंग ऑफ ए पर्सन फ्रॉम रिसीविंग द ग्रेजुएटी, जो कि मैंने पहले भी बताया था। 68 जो है ओमिट किया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। तो ऑप्शन इज कंप्लीटेड। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी रिटायरमेंट से रिलेटेड जो है वो 64 में है। 65 में कंपनसेट अलाउंस है जो मैंने बता दिया, और 63 तो है ही। चलिए, आई होप वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। अपील पर विचार करने से संबंधित रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 के नियम 22 में कुल कितने उपनियम हैं? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से 03 को मैं कंसीडर करता हूँ, 3 नियम बताता हूँ, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को मैं होल्ड पे रखता हूँ, और जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं उनको इनवाइट करता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब दें। हाउ मेनी सब रूल आर देयर इन रूल नंबर 22 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 रिलेटिंग टू कंसिडरेशन ऑफ अपील? तो 3 नियम मैं बताता हूँ, 3 आप बताएं कि इसमें कितना है, और विथ प्रूफ मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नंबर दिए हुए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत दिया गया है? आर्टिकल 311 में ऐसा किया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रेफर्स इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 311 यानी कि 311 में किया गया है। सुनवाई से युक्त अवसर देने, उनसे 311 के बारे में समय समय पर जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उन्हें नैसर्गिक न्याय कहा जाता है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहते हैं। तो यही इसका सवाल का आंसर है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो टोटल 22 होते हैं, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट साइड। इसकी स्थापना 1921 के आसपास किया गया है। ठीक है, या 1921 से आप मान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जहां हवाई यात्रा जुड़ी है, इन्वॉल्व है, वहां प्रशासनिक आधार पर हुए स्थानांतरण में अधिकतम कितने दिनों की ज्वाइनिंग समय की सीमा है? तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम जो हवाई जहाज से जा सकते हैं वो 12 डेज की ज्वाइनिंग लीव परमिसेबल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उदारीकृत छुट्टी नियम कब से लागू है? Since when liberalized leave rule is applicable? तो 1 फरवरी 1949 से लागू है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रूल अप्लाइज टू द स्टाफ हु आर अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 1949 and also the existing staff as on 31st January 1949 who opted to come under this rule. तो एक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जगजीवन राम आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? वेयर इज जगजीवन राम आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड? तो ये लखनऊ में है, और वहीं पे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं, राष्ट्रीय परिषद में जेसीएम के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज चेयरमैन ऑफ जेसीएम इन नेशनल काउंसिल? तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं ना, वो जेसीएम में किए गए हैं। ये मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि जेसीएम जो बना था वो उस वक्त प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से गुलजारी लाल नंदा थे, उनके कार्यकाल में इसका किया गया था। ठीक है। अब इसमें सवाल उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से जो है वो 25 मेंबर्स होते हैं,
और जो स्टाफ साइड से होते हैं वो 60 होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि वर्तमान वेतन मैट्रिक्स के किस वेतन लेवल में सिल्वर पास अनुमेय है, यानी कि एडमिसेबल है। सिल्वर पास इज एडमिसेबल टू ऑफिसर्स ऑफ विच पे लेवल इन प्रेजेंट पे मैट्रिक्स। तो मैं आपको बताऊं कि लेवल 14 एंड 15 जो एसएसजी और एचएसजी दोनों हैं उनको सिल्वर पास मिलता है। लेवल 16 और 17 में गोल्ड पास मिलता है। ठीक है, तो यहां जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। ठीक है, लेवल 16 प्लस 17 में मिलेगा आपको गोल्ड पास मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा कि लेवल 6 और एंड अबव के लिए फर्स्ट क्लास है, लेकिन लेवल 8 टू 13 जो ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्रॉन्ज पास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ए पास भी दिया जाता है। ठीक है, एक और बात बताऊं कि आपको जो काम करना चाहिए वो है मेरे ख्याल से 120/19 2019 आरबी नंबर को इसके लिए देखना उचित रहेगा। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आरबी नंबर के बारे में, आरबी नंबर जो जो पढ़ना चाहिए आपको वो वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में महिला कर्मचारी को कितने दिनों का विशेष अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? हाउ मेनी डेज स्पेशल लीव कैन बी सैंक्शन टू वुमेन एम्प्लॉय इन द मैटर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? तो ये 3 महीने तक का मिल सकता है जो 90 डेज बनता है। यहाँ पे वही इसका सही आंसर होगा 90 डेज। एक पीड़ित महिला जो सरकारी कर्मचारी को 90 दिन की अवधि की छुट्टी आंतरिक समिति या अस्थायी समिति जो भी सिफारिश जैसा भी करती है, जैसा भी मामला होता है, जांच के लंबित रहने के दौरान दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि दिव्यांग कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी सैंक्शन्ड इन ए कैलेंडर ईयर टू दिव्यांग एम्प्लॉय? तो देखिए जनरली 8 मिलते हैं और उसके साथ 4 और मिलते हैं। दिव्यांग जनों को 4 दिन की एक्स्ट्रा मिलती है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो टोटल उनको 12 दिन का मिलता है। इससे रिलेटेड एक आप आरबी नंबर देख सकते हैं 201/2000 मेरे ख्याल से 8 है। ठीक है, क्योंकि 6th पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे इनको मिला था। पे कमीशन, ठीक है, इसके रिकमेंडेशन में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 पे आ गए हैं। कर्मचारी परिषद किससे संबंधित है? स्टाफ काउंसिल रिलेटेड टू हुम? तो ये प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके जो काउंसिल का, स्टाफ काउंसिल का जो कार्यकाल है वो 1 ईयर का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। एक मुफ्त अनुदान की अनुमेय राशि में 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी कब से प्रभावी हुई? तो 1/1/2016 से प्रभावी हुई है, जब हमारा पे कमीशन 7 पीसी आया था। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जो पहले था 5 लाख रुपए था। ठीक है, वो जो है वो 1/8/1997 से, ठीक है, 1997 से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया था। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। मतलब 5 लाख रुपया जो था वो 1/8/1997 को था, आप ये समझ लीजिए, और 1/1/2006 को ये उस टाइम था, और 1/1/2006 को
2006 से 10 लाख रुपया देना चालू किए, और 10 लाख रुपया से बढ़ा के जब हम 25 लाख रुपया करते हैं तो 1/2016 को कर दिया गया था। यही सही आंसर है। ठीक है, तो अलाउ मी कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो 5 लाख रुपए का जो अमाउंट था वो 1/8/1997 से या उसके पहले या उसके बाद जो डेथ होते थे उसको मिलते थे। 10 लाख रुपए जो है वो 1/1/2006 को कर दिया गया था, और 1/1/16 से 25 लाख रुपया कर दिया गया है। रिपीट माई वर्ड्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 पे आ गए हैं। SLP का विस्तारित रूप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLP? SLP जो है स्पेशल लीव पिटिशन, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। भारतीय रेल प्रबंधन सेवा किस तिथि को गजट में अधिसूचित हुआ? ऑन विच डेट गैजेट नोटिफाइड इशू फॉर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS। तो ये क्या है, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर ये 15 फरवरी के आसपास किया गया था। ठीक है, हाँ 15 फरवरी को किया गया था, क्योंकि 19 फरवरी भी है और 9 फरवरी भी है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ये 15 फरवरी को किया गया था गजट में। और मैं कुछ और भी बताऊं आपको इस बारे में। ये जो अभी चेयरमैन है कमसीओ अनिल कुमार लाहौटी जी, ये फर्स्ट सीओ हैं जो IRMS सर्विस का, जिसका अप्रूवल कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है उसके माध्यम से चुने गए हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और 15 फरवरी 2022 बोलना चाहिए, यहाँ पे देखो गलत हो जाएगा, 2022 को नोटिफाई हुआ था। ठीक है, एक और बात है, ये आर्टिकल 309 जो अभी हम आगे भी देख रहे थे, इसमें जो पावर दिए गए हैं ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसके जो पावर है उसका प्रयोग करते हुए जो ये गजट है ना उसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इससे पहले हम देख रहे थे आर्टिकल 309 के बारे में, मैं बताना उसी वक्त चाहता था, यहाँ भी नहीं है, इससे ऊपर है मेरे ख्याल से। ये इससे जो है वो गजट प्रकाशित करते हैं। संविधान, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये इस तरह के गजट प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विभाग के पद सोपान में उच्च स्तर पर महानिदेशक पद संचालित नहीं हो रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रेलवे साइट की विजिट को, मतलब रेलवे बोर्ड की जो साइट है उसकी विजिट करते रहनी चाहिए, वहाँ आपको सही जानकारी मिल सकती है। देखिए डायरेक्टर जनरल HR जो है वो मोहित सिन्हा है, तो इससे आपसे है, यहाँ पे नॉट हैव लिखा है, तो जो नहीं है उसके बारे में आंसर हम देखेंगे। डायरेक्टर जनरल जो सेफ्टी हैं वो ब्रज मोहन अग्रवाल जी हैं, दैट मीन्स इसके भी DG हैं। ठीक है, अब बचा डायरेक्टर जनरल RPF, वो संजय चंद्र जी हैं जो IPS हैं, तो ये भी हो गया। ये बच गया जो हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, तो हमारा जो आंसर है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। एक और है डायरेक्टर जनरल DG RHS रेलवे हेल्थ सर्विस। ठीक है, ये डॉक्टर प्रसन्ना कुमार हैं जो साउथ सेंट्रल रेलवे से आए हुए हैं, रेलवे हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आपको किसके किसके DG हैं। चलिए आगे, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधीक्षक का भारत सरकार के पदेन स्तर क्या है? तो मैंने पहले भी बताया
कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि प्रधान सचिव के रूप में कार्य करते हैं। अगर आप बाहरी परिदृश्य आपने पढ़ा हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है कि रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन मुख्य सचिव होंगे जो हमारे सीईओ और चेयरमैन हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत देय आवास भत्ता के आलोक में एक श्रेणी के कितने शहर अवस्थित हैं? तो इसमें एक भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक भी नहीं होगा क्योंकि एक श्रेणी में वही आते हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन है, जैसे अहमदाबाद हुआ, चेन्नई हुआ, बेंगलोर हुआ, कलकत्ता हुआ, दिल्ली हुआ, इस तरह के बड़े बड़े शहर आते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है एक आरबी नंबर आया था 2017 में, उसको भी एक इम्पोर्टेंट है, मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट ध्यान नहीं है लेकिन वो उसके अंदर उसका जिक्र किया गया है कि कौन कौन से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मियों को IRLHS से संबद्धता कब से अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये एक सवाल क्रिटिकल सवाल है। 2018-19 में इसकी मैंडेटरी को समाप्त करने के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे थे यूनियन वाले। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से 2012 में मैंडेटरी कर दिया गया था, 2012 से मैंडेटरी किया गया था। 1/6/2012 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवकों पर या मृत कर्मचारी हैं, इन मामलों में इनके पति पत्नी या पात्र आश्रितों के लिए RLHS योजना में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन 2018 का भी एक लेटर है जो देखने जैसा होगा, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, इसलिए मैं यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करता हूँ। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप उस लेटर नंबर को पेस्ट करें ताकि दूसरे लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल सके। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि अनुसंधान विकल्प एवं मानक संगठन RDSO को किस तारीख को जोनल रेलवे का स्तर प्राप्त हुआ है? When was research design and standard organization RDSO has been declared to be zonal railway? तो एक्चुअली क्या है कि 1/1/2003 को डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और उनके जो स्टेटस है अटैच्ड ऑफिस का उसको चेंज करके जोनल रेलवे में तब्दील किया गया था। ठीक है, तो ये आज के डेट में अटैच्ड ऑफिस जो बोलते हैं वो नहीं है। ठीक है, अच्छा अटैच्ड ऑफिस नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट देख लेते हैं। रेल सेवक अनुशासन अपील नियम 1968 के नियम 6 में नया दंड 6A10 कब सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है 2 जनवरी 2015, बी है 7 जून 2015, सी है 16 अगस्त 2015 एंड 8 सितंबर 2015। एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी है 8 सितंबर 2015। और इसका आरबी नंबर जो है ये इम्पोर्टेंट है, सवाल भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। और सॉरी, आरबी नंबर जो है देखने जैसा है और ये सवाल सभी लोगों को मेरे ख्याल से नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो एस्टेब्लिशमेंट में पढ़ाई करते हैं, या मैं तो एक विद्यार्थी हूँ एस्टेब्लिशमेंट का, बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, तो जो एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ये टफ सवाल है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट सवाल है। आने वाले समय में इसकी रिपीटिशन की संभावना 200% है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, तो हम जब भी कभी मिलेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए हैं। भारतीय रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन IRCA का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसका जो खास बात है ये कि 1902 में ही आ गया था, जब 18-19 कंपनियां जब भारतीय रेल को चलाया करती थी तो कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी कि वो अपने हिसाब से माल की ढुलाई के लिए या वैगन के लिए या फिर जो रेट्स ऑफ पार्सल्स होते थे उनको अलग अलग तरीके से वो रेट लेते थे। ठीक है,
तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बनाया गया था और आज के टाइम में भी ये काम मेरे ख्याल से कर रहा है। ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर कोई IRCA में है तो वो मुझे ज़रूर उस बारे में डिटेल्स भेज सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 पे आ गए हैं। 55 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद HOR के अपोजिट कोटि में आता है? तो गोपनीय आंसुलिपि, कॉन्फिडेंशियल स्टेनो, मेट्रॉन, अध्यापक, टीचर। तो जैसे कि मैंने बताया है कि अगर आपको ऑल ऑफ द अबव दिखे और अगर आप श्योर नहीं हैं तो उसको आप चूज कर ले। 90-95% संभावना है कि सही आंसर होगा, और अगर आपको पता है तो फिर नहले पे दहला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 51 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इकाई का नियंत्रक अधिकारी महाप्रबंधक कहलाता है? द कंट्रोलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज कॉल्ड जनरल मैनेजर एट प्रेजेंट। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि RWF जो है ना एलहंका, उसके जो GM हैं वो अतुल कुमार अग्रवाल जी हैं। तो ये यहाँ पे अपने आप में ही सॉल्व हो जाता है कि ये इसका सही आंसर है। इसमें एक और बात है कि नायर के जो हैं वो डायरेक्टर जनरल कहलाते हैं, DG कहलाते हैं, और वो है सुधीर कुमार जी। ठीक है, और इसमें और कौन बच गया? RWP बेला, उसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और ये क्या बच गया? PLW पटियाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी CA होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही होते हैं, अशोक कुमार जी मेरे ख्याल से हैं। तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा है? जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि IAS, यहाँ पे तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो बता ही दिया था, ये सही आंसर है। लास्ट टाइम में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था। ये IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये तीन ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 पे है। ठीक है, तो यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट सवाल भी है, तो चलिए 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में लॉकआउट परिभाषित किया गया है? तो जो 2G है वो इम्प्लायर से रिलेटेड है। इसके मतलब पूछा जाता है कि इम्प्लायर का मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद 2L है जो लॉकआउट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर यही होगा। 2K में कलेक्टिव डिस्प्यूट होते हैं ना, उसके बारे में जिक्र किया जाता है। और 2M में जो है वो प्रिस्क्राइब मीन्स क्या है, या प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर द दिस एक्ट जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर होगा वो 2L होगा। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा मूल कानून सबसे पहले लागू हुआ था? एक डीप सवाल है और इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट कब कब लागू किए गए हैं, तभी हम बता पाएंगे। जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 है वो कब लागू हुआ था। पेमेंट ऑन ऑफ बोनस एक्ट जो 1965 है वो उसको देख सकते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, उसको भी देख सकते हैं। और वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब वो बन गया है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो 23 वाला जो ऑप्शन है ये सही इसका आंसर है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। जीडीसी का विस्तारित रूप क्या है? जीडीसी का, तो जीडीसी होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो ऑप्शन सी में है। तो चलिए हमने 55 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इसी तरह अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए, खुश रहिए और मन लगा काम करते रहिए। आई होप कि आने वाले एग्जामिनेशन में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। विश ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।